चलिए साथियों, आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक जो है सीटेट सीडीपी में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं पहले पार्ट में ही। एक है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण बनाना किसका? बुद्धि का आलोचनात्मक दृष्टिकोण। और दूसरा इसी में जो सिलेबस में है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और ये 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं तो ये थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस बारे में अभी बात करूँगा क्यों ज़रूरी है। और ये सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। हमने जो शुरू में चाइल्ड डेवलपमेंट देखा, विकास, वृद्धि या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, और ये मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत हिंदी में, और साथ में ही आगे जो शिक्षा शास्त्र यानी कि हमें कक्षा में कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है, फिर या इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो एक टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है। और जब एग्ज़ाम में क्या है कि क्वेश्चंस हो सकता है कुछ रिपीट कर जाएँ, लेकिन क्वेश्चंस क्या होते हैं, बन के आते हैं। तो क्वेश्चन बनाने वाले जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं, आपका नज़रिया कैसा है उन क्वेश्चन को देखने का? जब आप उसको एक सामान्य तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ सबसे बेहतर सोचना है कि बच्चे का फ़ायदा किसमें है। अब बच्चे का फ़ायदा आपको इन थ्योरीज़ को पढ़ के पता चल रहा होगा। जैसे पियाजे ने कहा कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो इसके पियाजे ने क्या नहीं कहा, हम उस पर देखते हैं कि भई रटने का विरोध किया जाता है। भारतीय शिक्षा पॉलिसी है या पद्धति है, उसमें भी रटने का विरोध किया जा रहा है, उसे डिस्करेज किया जा रहा है। अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता। चाइल्ड सेंटर्ड है, पियाजे की थ्योरी से निकल के आ रहा है चाइल्ड सेंटर्ड है, खुद से करके सीखता है। तो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव बच्चा चाहिए। बच्चा एक्टिव होता है तो चीज़ें सीखता है, खुद से बनाता है। हम जैसे मैं ये अब आपके सामने थ्योरी प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो आप इसे एज़ इट इज़ याद नहीं करेंगे। आप एज़ इट इज़ इसे याद अपने तरीके से करेंगे और साथ में ही अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। तो हर थ्योरी आपस में जुड़ी हुई है और इसीलिए इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं? इंटेलिजेंस या मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये जो कुछ शब्द हैं इनको आप अच्छे से समझें कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, बार-बार ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या क्रिटिकल क्वेश्चंस, आलोचनात्मक क्वेश्चंस, समालोचनात्मक क्वेश्चंस, तो ऐसे निर्णायक प्रश्न, ऐसे शब्द बार-बार आते हैं, तो इससे आप जो है ना फ़ैमिलियर हो जाइए। कहने का मतलब घुल-मिल जाना चाहिए हमें, बार-बार इन्हें समझना चाहिए। तो ये 2 लाइनें सिलेबस में लिखी हुई हैं, इनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है और इसे मिटा देता हूँ, दोबारा एक बार देख लें। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे अ, आलोचनात्मक दृष्टिकोण बनता है बुद्धि को लेकर। तो यहाँ इस बारे में इसी थ्योरी में हम डिस्कस कर रहे हैं। और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के ऊपर यानी बुद्धि के ऊपर किताबों में बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसको मापने के तरीके भी दे रखे हैं। लेकिन यहाँ सीटेट ने जो सिलेबस में चुना है वो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी कि मेज़रमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं है, किस चीज़ पे फोकस है। और आप जब यहाँ जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आपकी नज़र में होना चाहिए कि ये एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। हालाँकि टीचर प्राइवेट स्कूल में भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स का स्ट्रक्चर्स और उसका माहौल, एनवायरनमेंट, प्राइवेट स्कूल के स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट से अलग होता है। हालाँकि कुछ महानगरों में गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर तो बेहतर हो गया है, लेकिन एनवायरनमेंट बेहतर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं और वो चलते रहेंगे। ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में भी एनवायरनमेंट है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा हर स्तर का आता है। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 9th क्लास तक पहुँच गए हैं और वो अ, हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक ही क्लास के अंदर अ, अलग-अलग समुदायों से, अलग-अलग वर्गों से, ग्रामीण क्षेत्र से पृष्ठभूमि से, शहरी पृष्ठभूमि से, पहली पीढ़ी का बच्चा यानी कि जिसके घर में कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, और ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं हैं, रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं।
और ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल अप टू डेट हैं, तो उस क्लास को हैंडल करना होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आपको जब ऐसी क्लास फेस कर दी है, तो इस तरह की जो थ्योरीज हैं, हालांकि जो इसका सिलेबस है बहुत बेहतरीन सिलेबस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें सिर्फ बच्चे का फ़ायदा देखना है। अब यहाँ वो बच्चा भी बैठा है क्लास में, 6 क्लास में वो बच्चा बैठा है जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा और ना ही लिख पा रहा, तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको कराना है। साथ में उस बच्चे को भी देखना है जो पूरा एक्टिव है, अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज अच्छे से पढ़ पा रहा है, उसमें कर पा रहा है, एक्टिवली आंसर दे रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है। तो हमें अपनी क्लास में सबको इन्वॉल्व करना है, तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए, यहीं से एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नता, कि हर बच्चा अलग है, हर व्यक्ति अलग है, तो वो भी इससे कोरिलेटेड होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सिलेबस इससे टच करता है इस थ्योरी से। तो पहले तो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ कि सिंपल वे में ये थ्योरी है क्या, और यहाँ थ्योरी से अलग-अलग तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब ये नहीं है कि जो मैं डिस्कस करूँगा तो यहीं से प्रश्न आएँगे। प्रश्न इसके आस-पास से ही आते हैं, आपको अपनी समझ से उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे हम शुरुआत करते हैं, यहाँ स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है। टू फैक्टर थ्योरी में वो 2 अलग योग्यताएँ बताते हैं। पहले हम इस सिलेबस की लाइन को हटा देते हैं और हम बात कर रहे हैं बहुबुद्धि पर, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि। और अभी इस पर भी बात करेंगे कि बुद्धि है क्या। तो पहले यहाँ इसे देख लें कि कोई एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, वो आता है हावा गार्डनर का जो मल्टी इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत है, इन्होंने किसका विरोध किया। ऐसा एक क्वेश्चन देखा मैंने, तो मुझे यहाँ लगा कि इसको डिस्कस कर लें। तो स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है और उनका मानना ये होता है कि एक सामान्य बुद्धि होती है हर किसी में, हर व्यक्ति में, जनरल। तो इसे आप जी फैक्टर कहा है उन्होंने, और सामान्य बुद्धि। अब हावा गार्डनर ने, क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि भाई हावा गार्डनर ने किसने सामान्य बुद्धि का या जी फैक्टर बुद्धि का विरोध किया है, आलोचना की है। तो आलोचना किसकी है, तो सामान्य बुद्धि की बात कौन कर रहे हैं यहाँ पर, स्पीयरमैन। इनका नाम नहीं आया, लेकिन ये सामान्य फैक्टर, जो 2 फैक्टर हैं, एक सामान्य फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर, इसे भी देखना जरूरी है। तो ये वो विशेषताएं हैं जो बच्चा जन्मजात लेकर पैदा होता है, और कुछ स्पेसिफिक जो बच्चा यहाँ पर अपने अनुभव और प्रैक्टिस के साथ सीखता है। तो सामान्य जन्मजात बच्चा लेकर पैदा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वंशानुगत और हेरिडिटी या एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम या वातावरण वाली थ्योरी भी यहाँ पर अपने आप ही अटैच हो जाती है। तो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें इससे मिल रही हैं आपस में। और सिलेबस आप कैसे भी करिए पूरा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको जनरल थ्योरीज पता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं। जैसे ये बुद्धि का सामान्य कारक की आलोचना किसने की है, तो ये टर्म्स इसमें आ रहा है। मल्टी डायमेंशनल बुद्धि जब पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, बस इसके लिए इतना ही एक्सप्लेन करना है कि ये जो दूसरी वाली विशेष योग्यता है, बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो है समाज में, वो अपने अनुभवों और प्रैक्टिस के आधार पर प्राप्त कर लेता है। तो ज़्यादा इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हावा गार्डनर की थ्योरी जो है एक आलोचना के रूप में वहाँ पर नाम आ गया। इसे भी अब यहाँ पर हटाते हैं। अब सीधे आते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत पर। बुद्धि, इंटेलिजेंस की कोई परिभाषा है क्या? ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि सभी लोग बुद्धि की परिभाषा पर एक मत हों। सबने अलग अलग तरीके से बुद्धि की व्याख्या की है, यानी इंटेलिजेंस की व्याख्या की है। तो उसमें बुद्धि से क्या तात्पर्य है फिर? तो बुद्धि से तात्पर्य ये है कि हम रीज़न, कारण ढूंढते हैं, लॉजिक लगाते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जब हमारे सामने नई परिस्थिति आती है तो उसे हम कितने बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं।
उसको तुरंत एडेप्ट कर कर, अपना कर, उस परिस्थिति में अपने आप को ढालकर उस अपनी समस्या का कैसे समाधान करते हैं, ये बुद्धि में देखा जाता है। तो बुद्धि की परिभाषा वहाँ आनी भी नहीं है, हमें समझना है कि बुद्धि क्या है, सामान्य चीज़, सामान्य रूप से। दूसरी चीज़ कि ये क्वेश्चन आता है कि क्या बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। हमने थ्योरी पढ़ी है अभी स्पीयरमैन की, तो वो जी फैक्टर बता रहे हैं और एक एस फैक्टर बता रहे हैं। लेकिन यहाँ इस रूप में आप देख सकते हैं कि जो हेरेडिटी और कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं, साथ में ही वातावरण, इन दोनों का मिला-जुला प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, तो किसी भी व्यक्ति पर। ऐसे ही बुद्धि को प्रैक्टिस और अनुभव के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तो इस वाक्य का कई रूप में क्वेश्चंस आ जाता है कि निम्न में से कौन बुद्धि के लिए सही है, कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो ये लाइन आपको वहाँ मिलेगी। हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं हावा गार्डनर की। हावा गार्डनर ने जो बताया कि बुद्धि के कई आयाम हैं, एक फैक्टर नहीं है, दो फैक्टर नहीं है। अब बुद्धि के कई आयाम हैं, तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। शुरुआत में इन्होंने 7 बताई थी, उसमें और उसके बाद 2 और जोड़ी हैं। अब इसके बाद 7 और 2 9 तो हो गए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो साइकोलॉजिस्ट बुद्धि के सिद्धांत प्रेजेंट कर रहे थे, थ्योरीज प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे अलग हटकर कुछ थ्योरी दी है। और इन्हीं की थ्योरी के आधार पर अब अलग तरीके से कुछ और साइकोलॉजिस्ट भी सोच रहे हैं। तो वो एक और थ्योरी ऐड करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस को जितने अच्छे से कोई व्यक्ति हैंडल कर पाता है, तो वो उतना ही अपने जीवन में सफल होता है। हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, किसी को एजुकेशन क्यों दे रहे हैं? बेहतर नागरिक बनाने के लिए, जो मानव जीवन को बेहतर बनाए और विकास की ओर ले चले। अपनी मानव जीवन की इस यात्रा में कई समस्याएं आएंगी, उनको वो अच्छे से हैंडल कर सके, सॉल्व कर सके। ये है एजुकेशन का पोर्शन। तो ये अब इसे भी हटाते हैं, जिससे कि चीज़ें साफ और स्पष्ट हों। ये भी ज़्यादा मायने नहीं रखती 7 और 9 चीज़ें, लेकिन ये मायने रखता है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हावा गार्डनर ने। ये नाम आपको पता ही होना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर जो रियल टाइम में थी वो 7 बताई थी, और फिर उसके बाद 2 और ऐड की हैं। अब यहाँ से स्पष्ट रूप से क्वेश्चंस आते हैं, ज़रा इन पर डिस्कस कर लें। तो वो 9 कौन सी हैं? तो पहली है लिंग्विस्टिक। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, आपको दिक्कत आएगी तो हिंदी में मैं बोलूँगा तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप इसके इंग्लिश नाम को ही ईज़िली याद कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से संबंधित है। दूसरी है लॉजिकल मैथमेटिकल, तार्किक, गणित से जुड़ी हुई। अब तीसरी है स्पाशियल, या इसका जो भी उच्चारण है, इसे हिंदी में स्थानिक कहते हैं। अब इस वर्ड को लेकर कंफ्यूजन ज़्यादा होती है और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। स्पाशियल व्यू, तो स्थानिक व्यू। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास एक छोटा सा कमरा है और आप उस कमरे के लिए एक अलमीरा देख रहे हैं। आप बाहर जाते हैं मार्केट में, आप अपने कमरे का जो स्ट्रक्चर है आपके माइंड में, कमरे की तस्वीर आपके दिमाग में है, तो आप उस कमरे की तस्वीर के हिसाब से ही उस अलमीरा को देखते हैं कि मेरे कमरे में ये अलमीरा आ जाएगी, इस कोने पे आ जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो जब आप एक तस्वीर बनाते हैं किसी स्थान की, यहाँ स्थानिक से मतलब है स्थान, ध्यान रखें, इसी तरीके में याद करने का तरीका है स्थान। तो जब आपने अपने कमरे का व्यू अपने दिमाग में बनाया और ये बनाया कि ये अलमीरा हमारे घर में फिट नहीं होगी, बहुत बड़ी है, ये इसका साइज ठीक है, ये आ जाएगी। तो ऐसी ही तस्वीर जब हम कई कार्य करते हैं जीवन में, तो कुछ लोगों की विशेषता बन जाती है, तो उसे ही स्पाशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब जैसे ये पहला है मूर्तिकार, नेविगेटर, नाविक, जो नाव चलाता है, कि उसे नाव मोड़नी है किस एंगल से, या ड्राइविंग कर रहे हैं, हम कार ही चला रहे हैं और बहुत पतला रास्ता है, संकरा रास्ता है,
या आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, साथ में गाड़ी चल रही हैं, तो हमें हमारे सामने दिमाग में नक्शा बन चुका है और हम उसे बहुत ही स्मूथली आराम से गाड़ी को निकाल लेते हैं। ठीक ऐसे ही मूर्तिकार के सामने एक पत्थर है और उसके दिमाग में जो मूर्ति बनानी है उसका डिज़ाइन बन चुका है। पहले भाई एकाश्म मंदिर की बात होती है कि एक ही चट्टान को काट कर मंदिर बनाया गया है। तो जो उसको बनाने वाले इंजीनियर हैं या निर्माता हैं, उनके मस्तिष्क में उसका व्यू उस चट्टान में बन चुका है। ऐसे ही आर्किटेक्ट मकान का स्ट्रक्चर कागज़ पे उतारते हैं, इसमें इंजीनियर भी आ जाएँगे। यहाँ लॉजिकल मैथमेटिक जिसमें साइंस की बात हो, मैथमेटिक्स की बात हो, गणित की बात हो, यहाँ साइंटिस्ट और इंजीनियर भी आ रहे हैं, तो इंजीनियर यहाँ भी कई जगह आ जाएगा। आप उसके काम के हिसाब से खुद ही उसे एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि एक किताब में, 2 किताब में सारी चीज़ें एक जगह नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर आप इनको समझेंगे, तो ईज़िली आप खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सर्जन आ गया, तो सर्जन भी शरीर के अंगों की कौन-सा अंग किस स्थान पर है, शरीर के अंदर भी तो स्थान है। तो आप किडनी है, लीवर है या फिर पैनक्रिया है और हमारी इन छोटी आँत, बड़ी आँतें हैं, तो वो जब ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें पता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ आनी है, उसका नक्शा उनके दिमाग में बना है। तो वो भी आ जाएँगे। पायलट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट को इतना सा स्पेस दे दिया हमने, इसमें बहुत अच्छी ड्राइंग बना दी या उसके सामने बहुत सारे सामान पड़े हैं, पहले ही उसके दिमाग में ये व्यू आ गया कि मुझे इनका इस्तेमाल किस रूप में करना है और वो उसको बना के दे देता है। फिर म्यूज़िकल है, बॉडी काइनेस्थेटिक। अब ये शरीर के लचीले होने से जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर कितना लचीला है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहें डांसर है, जिम्नास्ट है, जगलर, जादूगर है और यहाँ पर हम सर्जन के बारे में भी सोच सकते हैं क्योंकि सर्जन घंटों ऑपरेशन में लगा हुआ है, तो इन कलाइयों का इस्तेमाल कर रहा है बहुत अच्छे से। अब यहाँ है इंट्रापर्सनल, यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हिंदी में बच्चे कि यह इंट्रा और इंटरपर्सनल से क्या तात्पर्य है। जब वर्ड लिखा है इंट्रा, तो आप यहाँ ध्यान देंगे अंतः। अंतः व्यक्तिक, यानी कि स्वयं की क्षमता की बात हो रही है कि व्यक्ति अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानता है अपने बारे में। इंटरपर्सनल, अब यहाँ दूसरों को समझना है, दूसरों के साथ। अंतः की जगह ये बिंदी हट जाएंगी और ये वह के यहाँ रा की मात्रा आ जाएगी, अंतर्व्यक्तिक हो जाएगा। अंतर्व्यक्तिक आप उसे लिख लेंगे, यहाँ स्पेस कम था। यहाँ दूसरों को समझाना और यहाँ स्वयं को समझना, स्वयं की क्षमता को समझना, यहाँ दूसरों को समझना। तो दूसरों को कौन समझते हैं? थेरेपिस्ट लोग जाते हैं अपने आप को, दिमाग को ठीक आजकल की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारे घर के नज़दीक एक बिहेवियरल हॉस्पिटल है, पहले उसे मेंटल हॉस्पिटल कहते थे। तो वहाँ क्या होता था कि भई खाली पड़ा रहता था, हॉस्पिटल बहुत बड़ा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से 10-15 सालों से वहाँ लोग सुबह रात को 4 बजे ही बहुत दूर-दूर से 10-15 जिलों से आकर सोते हैं और सुबह घंटों लाइन लगाते हैं और महीनों की दवाई लेके जाते हैं और पुलिस वाले भी जो है कई कैदियों को पकड़ कर लेकर डेली जाते हैं। और क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जो मीडिएटर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे एक थेरेपिस्ट हैं, उनसे उनके व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं और उनकी समस्या का निदान करते हैं। ठीक है, इसमें सेल्स पर्सन भी आ जाएगा। भई कोई साड़ी बेचने आया या सूट बेचने आया, कोई भी सामान बेचने आया, उसमें एक खूबी होती है, वो दूसरे वाले को अपना सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है और समझाने का प्रयास करता है, ये उसमें विशेषता होती है। मीडिएटर, मध्यस्थ, अब इसके अंदर जैसे मकान बेचना है तो बीच में मीडिएटर है, शादी कराने के लिए बीच में मीडिएटर है, तो ऐसे लोग हैं। अब ये जो 2 हैं बाद में आई, जिसमें है नेचुरलिस्ट यानी कि प्राकृतिक समझ जिसकी अच्छी है, तो उसमें फार्मर आ सकते हैं, गार्डनर आ सकता है, एनिमल ट्रैकर आ सकते हैं। अब इसमें एनिमल ट्रैकर हो गए, भई फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है तो बहुत सारे लोग ये काम करते भी हैं, देखते हैं हम डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आते हैं। फिर एक लास्ट है, ये अस्तित्ववादी है, एक्जिस्टेंशियल, जो लाइफ़ के बारे में सोचते हैं, जीवन के बारे में कि लाइफ़ क्या है।
तो इसमें फिलोसफर आ जाएंगे, पादरी आ जाएंगे, लाइफ कोचिस आ जाएंगे, जो लोगों का निर्देशन करते हैं। तो ये हैं 9, और इनमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो है समझने वाली स्पाशियल, यानी कि स्थानिक। स्थान से मतलब है, अब स्थान से क्या मतलब है कि इस जो जगह है हमारे पास, स्पेस है, उसकी तस्वीर दिमाग में बन जाना। अब तस्वीर दिमाग में बन रही है तो वो कौन से लोग हैं भाई? मूर्तिकार है, नेविगेटर है, नाविक है, आर्किटेक्चर है, पायलट है, एस्ट्रोनॉट है, आर्टिस्ट है, या फिर इसके अंदर सर्जन भी आ जाएगा। आप ड्राइविंग करते हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, आपको पता है कि आगे ब्रेकर आ रहा है, मुझे धीमी कर लेना है, और मोड़ आ रहा है तो वहाँ भी धीमी कर लेना है। ड्राइवर भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको वो साफ पिक्चर उनके समझ में बन जाती है और उसी तरीके से उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये सारी योग्यताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, इंटेलिजेंस एबिलिटीज़। अब ये किन्होंने दिए? हावर्ड गार्डनर ने। अब लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि अब इसका क्लास में कैसे इम्प्लीकेशन होगा, एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेशन होगा। क्वेश्चंस आता है व्यक्तिक भिन्नता का। हर बच्चा विशेष है। हमने पिक्चर देखी है थ्री इडियट देखी थी, उसमें एक रोल था, तो उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं वो तीनों, लेकिन उसमें से एक बच्चे को शौक है फोटोग्राफी का, लेकिन उसके पेरेंट्स पड़े हैं पीछे कि वो एक अच्छा इंजीनियर बने और जीवन में बहुत बेहतर करे। पेरेंट्स बच्चे पर दबाव डालते हैं। ऐसा हम भी अनजाने में हम भी करते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज कह लीजिए, या फिर पढ़े लिखे लोग भी, या फिर गरीब लोग भी हैं, वो भी अक्सर अधिकतर क्या करते हैं कि कुछ खास चीज़ों पर ही जोर देना शुरू कर देते हैं, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो हम क्लास में बैठे हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में, महानगरों में तो 60 बच्चे भी होते हैं, 70 भी होते हैं, 80 भी होते हैं। कागजों में 40 बच्चों की क्लास, 35 बच्चों की क्लास है। प्राइवेट स्कूल भी क्या है, महानगरों में बस फीस लेते जाते हैं, बच्चों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। 50-50, 60-60 बच्चे बैठे हैं। तो वहाँ हमें क्या करना है कि अपनी टीचिंग में जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं बच्चों को एज ए फैसिलिटेटर, तो बच्चे उन इंस्ट्रक्शंस को सुन भी रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन। अब हमें दिख रहा है कि कुछ बच्चे उसमें, हमें पता है कि कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, कैसे पता चलेगा? अब यहाँ आ जाती है बात मूल्यांकन की, और मूल्यांकन में है प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में, बच्चे की प्रोफाइल में उसकी वीकनेस, कमजोरियाँ और उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, ये टीचर को पता है, और टीचर कोशिश करता है कि उसके इंस्ट्रक्शंस में उन चीज़ों पर जोर दिया जाए जो बच्चे की स्ट्रेंथ है, उसमें बच्चा और बेहतर करे। ऐसा होता है कि एक क्लास में 6 to 8 में ड्राइंग टीचर्स ड्राइंग बनवाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्चे जो हैं विशेष रूप से बेहतर ड्राइंग बना रहे हैं। फिर आगे जो कंपटीशन होता है उसमें बच्चे बेहतर करते हैं, फिर स्कूलों का कंपटीशन है, स्टेट लेवल का कंपटीशन है, वो बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही स्कूल से प्लेयर्स निकलते हैं, और फिर ऐसे ही बच्चे अपनी जो उनकी रुचि होती है, जिसमें इंटरेस्ट होता है, और बेहतर समझ विकसित, बेहतर संज्ञान, कॉग्निटिव, या फिर कह लीजिए कि इंटेलिजेंस उनमें विकसित होती है, तो वो उसी क्षेत्र में फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए हमें एटमॉस्फेयर देना है। टीचिंग एज ए टीचर हमें बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पर प्रोवाइड कराना है कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो और निखर कर आए। बच्चा खुद से ही चीज़ें करेगा, बच्चा बेहतर करता है। तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आ जाता है, इवैल्यूएशन भी आ जाता है, और एक थ्योरी में, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी में। तो आप किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। अब बात आती है इसकी आलोचना की, तो इसकी भी आलोचना है। आलोचना ये है कि एक वर्ड है इसमें एम्पिरिकल, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया है, प्रयोग सिद्ध, कि ये जो थ्योरी है ये प्रयोग सिद्ध नहीं है।
इसमें ज़्यादा जो इंटेलिजेंस की ये ऊपर की 3 चीज़ें मानी जाती हैं। ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन 3 चीज़ों पर ही फ़ोकस करते हैं। स्कूलों में भी इन 3 चीज़ों पर ही ध्यान दिया जाता है। लेकिन बाकी की चीज़ें भी गार्डनर हमारा नज़रिया बढ़ाते हैं और इस दिशा में लेके जाते हैं अपने रिसर्च के दौरान। और उनकी रिसर्च जो है वो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो जिनके दिमाग पर चोट लगी है उस पर उन्होंने की, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत बेहतर काम करते हैं म्यूज़िक के क्षेत्र में या फिर आर्ट्स के क्षेत्र में, उन पर उन्होंने अध्ययन किया और उस आधार पर ये अपनी थ्योरी दी है। तो ये उसकी आलोचना है कि ये प्रयोग सिद्ध नहीं होती है और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि टेस्ट पर जोर देते हैं। तो भई टेस्ट या नंबर ये बच्चों की प्रतिभा आँकने के एकदम परफेक्ट नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। और इस पर भी इसी पर ज़ोर होता है। देखिए यहीं से फिर बात आ जाती है सीसीई की, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन जो होता है सीसीई, इसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक भी। बच्चा साल भर के अंदर जो भी गतिविधि करता है, खेल-कूद या एनुअल फंक्शन या फिर और भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल के अंदर, सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाल रहे हैं, पॉल्यूशन से बचाव के उपाय, या एक स्कूल के अंदर ही मेले का आयोजन किया गया है, स्टॉल लगे हैं, तो वो सारी प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखा जाता, मतलब सारी चीज़ों को प्रोफ़ाइल में जोड़ा जाता है और ये सीसीई का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आता है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सारी चीज़ें प्रेज़ेंट कर पाऊँ, कुछ चीज़ें हमेशा ही रह जाती हैं और जितनी हैं मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को समझ में आए और आप उसका एग्ज़ाम में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। धन्यवाद।